बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम के फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट से क्या मुराद है, देन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट और उसका रिजल्टेंट किन किन तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। उसमें एक तरीका हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम ला है। पैरेललोग्राम ला के थ्रू जब हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम से क्या मुराद है या हम इसको क्यों फाइंड करते हैं, इसकी नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में इधर एक बॉडी बना लो ये, और इस पे हमारे पास डिफरेंट फोर्सेज लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ से भी फोर्सेज लग रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्सेज लग रही है। तो हमारे पास इन फोर्सेस के एक्सटर्नल अफेक्ट को इंडिविजुअली डील करना हमारे पास बहुत मुश्किल है। मैं पहले इस फोर्स को स्टडी करूँ, इसकी वजह से क्या अफेक्ट है, इसकी वजह से क्या अफेक्ट है, इसकी वजह से क्या अफेक्ट है। सब फोर्सेस को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल है। विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इस सारे की जगह एक ही फोर्स बना दूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये फोर्स है और इस डायरेक्शन में लग रही है, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इस फोर्स की वजह से बॉडी उस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, या इस एक्स डायरेक्शन में इतना कंपोनेंट होगा, वाई डायरेक्शन में इतना कंपोनेंट होगा। विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, क्या आप इसमें एक एक फोर्स को लेते हैं, उनके एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं या वाई कंपोनेंट फाइंड करते हैं, तो फिर आपके लिए उसके इफेक्ट्स को स्टडी करना काफी मुश्किल होता है। रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, बेसिकली इट इज अ सिंगल फोर्स आर एसोसिएटेड मूवमेंट। सम केसेस में हमारे पास ये सब सिंगल फोर्स होती है, और किसी फोर्स सिस्टम के केस में हमारे पास मूवमेंट भी आ जाती है और साथ में फोर्स भी आ जाती है। सिंगल फोर्स एंड एसोसिएटेड मूवमेंट obtained by combining all the forces of force system। हमारे पास फोर्स सिस्टम में जितनी भी फोर्सेस, कोई भी फोर्स सिस्टम हो, कोप्लेनर हो, नॉन कोप्लेनर हो, कंकरेंट हो, नॉन कंकरेंट हो, उसकी जितनी भी फोर्सेस है उन सब के इफेक्ट को कंबाइन करके जब हम सिंगल फोर्स से एंड मूवमेंट से शो करें तो हमारे पास उस फोर्स सिस्टम को क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। इसके बारे में एक बात याद रखने की जरूरत है कि हमारे पास the effect of all the forces in force system and the resultant will be same। एक्सटर्नल अफेक्ट फॉर एग्जांपल इस सारी फोर्सेस की वजह से जो भी होगा इस बॉडी पे, सेम वही इफेक्ट रिजल्टेंट की वजह से होगा एक्सटर्नल अफेक्ट पे। मतलब हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक्सटर्नल अफेक्ट को पढ़ते, तो हम इन सारी की सारी फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, उसके रिजल्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। हम ये सारी फोर्सेस को स्टडी करना या इन सारी फोर्सेस के इफेक्ट को स्टडी करने के बजाय हम डायरेक्ट रिजल्टेंट को स्टडी करते हैं, और देन रिजल्टेंट के थ्रू उसके इफेक्ट्स को, फोर्स सिस्टम के इफेक्ट को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, इस पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, F1, F2 एंड F3, और इसकी वजह से बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर इस फोर्स सिस्टम को मैं रिजल्टेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास ये बॉडी फिर भी क्या करेगी, इसका एक्सटर्नल अफेक्ट सेम रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करेगी दोनों केसेस में, जब F1, F2 और F3 लग रहे हो, या हमारे पास रिजल्टेंट को जब हम शो करते हैं तो तब भी हमारे पास ये इसका एक्सटर्नल अफेक्ट सेम रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अगर हमारे पास एक ही सिस्टम में हम फोर्सेस को और रिजल्टेंट को शो करें, तो अगर हमने फोर्सेस को सॉलिड लाइन के साथ शो किया है तो हम रिजल्टेंट को किसके साथ शो करेंगे, डॉटेड लाइन के साथ शो करेंगे सेम इफेक्ट में। लेकिन अगर हमने रिजल्टेंट को सॉलिड लाइन के साथ शो किए, देन हमारे पास उसके कंपोनेंट को या दूसरी बाकी जो फोर्सेस को जिनसे मिलकर वो रिजल्टेंट बना है उसको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये हमारे पास रिजल्टेंट और उसके दरमियान के डिफरेंस को फाइंड करने के लिए कि हमारे पास ये जो फोर्सेज है, ये फोर्सेज है, देन ये उनका क्या है, रिजल्टेंट है। ये सारी की सारी फोर्सेज और ये उनका क्या है, रिजल्टेंट है। जब भी हमारे पास, अगर हमारे पास फोर्सेज सॉलिड से हो तो रिजल्टेंट डॉटेड लाइन से, अगर फोर्सेज डॉटेड लाइन से हो तो रिजल्टेंट हमारे पास सॉलिड लाइन से। और एक्सटर्नल इफेक्ट दोनों केस में हमारे पास क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। देन हम पढ़ते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्ट क्या होगा। हमारे पास कंकरेंट फोर्स सिस्टम, हमारे पास कौन सा फोर्स सिस्टम होता है जिसमें सारी की सारी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास सेम पॉइंट से पास हो। फॉर एग्जांपल ये फोर्स सिस्टम मेरे पास क्या है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। इसमें सारी की सारी फोर्सेस हमारे पास क्या कर रही है, एक पॉइंट से पास कर रही है। ये हमारे पास क्या है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कंकरेंट फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट की बात की जाए तो हमारे पास उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से मूव करेगा ना, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से पास करेगा, क्योंकि हमारे पास सेम एक्सटर्नल अफेक्ट उसका क्या होना है, सेम होना है। सारी की सारी फोर्सेज अगर इस पॉइंट से पास करेंगे तो रिजल्टेंट को भी इस पॉइंट से पास करना लाजमी है। तो इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट को शो करने के लिए हमारे पास दो चीजों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
वैसे जब भी हम फोर्स को शो करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें को आना लाजमी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के केस में हमें ये बात कंफर्म है कि उसके लाइन ऑफ एक्शन क्या करेगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से पास करेगा। तो फिर हमारे पास फोर्स को डिफाइन करने के लिए सिर्फ उसका जो रिजल्टेंट होगा उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें बच जाती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हमारे पास कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जब रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उसके बहुत से तरीके हैं। हमारे पास ग्राफिकल मेथड भी है, एनालिटिकल मेथड भी है। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ आता है, वो हम डिस्कस नहीं करते। अगर हम डिस्कस करें एनालिटिकल मेथड जो कि हम फार्मूला बेस है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है पैरेललोग्राम लॉ एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ हम इसमें पढ़ते हैं और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पैरेललोग्राम लॉ, सबसे पहले हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ किन किन फोर्सेस के लिए यूज होते हैं। हमारे पास जब भी दो कंकरेंट फोर्सेस, टू कंकरेंट फोर्सेस हो तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे। यूज किस तरह करते हैं हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। जब हमारे पास दो कंकरेंट फोर्सेस हो तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे। अगर हमारे पास दो से ज्यादा फोर्सेस हो तो तब हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की तरफ भी जा सकते हैं। देन हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल ये तीन कंकरेंट फोर्सेस हैं, तो हम पहले इन दो को कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। देन हमारे पास ये दो फोर्सेस बन जाएंगी और फिर हम इन दो का क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। हमारे पास पैरेललोग्राम के थ्रू एक वक्त में हम सिर्फ दो फोर्सेस को डील कर सकते हैं, और वो भी दो फोर्सेस जो कि हमारे पास क्या कर रहे हो, कंकरेंट हो। If two forces acting on a point are represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, कि हमारे पास दो फोर्सेस हो और वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, हमारे पास कुछ स्केल हो कि हमारे पास 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है या 1 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के बराबर है। हमारे पास वो पैरेललोग्राम क्या हो, स्केल हो। मैग्नीट्यूड का ये मतलब है कि उसकी जो पैरेललोग्राम की साइड हो वो हमारे पास क्या करे, फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे। बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या मतलब उसका थीटा हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करे, लाइन ऑफ एक्शन को। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अगर पैरेललोग्राम है तो हमारे पास ये जो होगा इसका एक फिक्स स्केल होगा। ये लाइन हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को। अगर ये छोटी है तो मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो हमारे पास स्केल पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमारे पास ये जो थीटा होगा, ये थीटा फॉर एग्जांपल फोर्सेस के बीच का थीटा, अगर ये एक्सिस के साथ जीरो बना रही है, एक्सिस के बीच का थीटा हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड का क्या मतलब है कि एक साइड हमारे पास ये हो तो दूसरी साइड हमारे पास ये होनी चाहिए। एक साइड अगर ये हो दूसरी साइड ये हो, एक साइड ये हो दूसरी साइड हमारे पास, फिर इस फोर्स को इस तरह शिफ्ट करके ये बनती है। एडजेसेंट साइड मतलब साथ वाली, ये और ये। अगर दो फोर्सेस हमारे पास एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें देन द रिजल्टेंट विल बी डायगोनल। हमारे पास इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। अब हमारे पास दो डायगोनल है, एक ये डायगोनल भी है, एक हमारे पास ये डायगोनल भी है। तो दोनों में से रिजल्टेंट कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारे पास ये देख के ही पता चलता है। ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही है। फॉर एग्जांपल ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है और ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो मिनिमम इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका एक्सटर्नल इफेक्ट सेम होना चाहिए। मतलब वो इतना तो हमें कंफर्म है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसमें थोड़ा सा इस तरफ लग सकते हैं, इस तरफ लग सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हमें ये पता है कि बिल्कुल इस तरह नहीं लगे। तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास किसी हिसाब से भी इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट, इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको देखें तो हमारे पास इन फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारे पास वो वाला डायगोनल जो उनके एंगुलर पॉइंट से पास हो। एंगुलर पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, एंगुलर पॉइंट जहां पे हमारे पास दोनों फोर्सेस की टेल एंगल बनाती है। हमारे पास एंगल, हमारे पास पैरेललोग्राम में दो एंगल होते हैं, एक टेल टू टेल एंगल होता है, एक हेड टू टेल एंगल होता है। ये वाला एंगल आप देखें तो टेल टू टेल एंगल है। जहां पे हमारे पास टेल टू टेल एंगल बनता है उस पॉइंट से ये क्या करेगा, पास करेगा रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम। और दूसरा एंगल कौन सा होता है हमारे पास, हेड टू टेल एंगल। टेल टू टेल एंगल एक, हेड टू टेल एंगल। इन एंगल का टेल टू टेल और हेड टू टेल एंगल का पैरेललोग्राम लॉ में बहुत ज्यादा यूज है, इनको समझना लाजमी है। हमारे पास दो एंगल है, एक हेड टू हेड एंगल, टेल टू टेल एंगल एंड देन हेड टू टेल एंगल। ये वाला हमारे पास टेल टू टेल है और अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास हेड टू हेड है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टेल टू टेल एंगल या हेड टू हेड एंगल हमारे पास एक ही बात होती है, और हेड टू टेल या टेल टू हेड हमारे पास ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं।
तो हमारे पास रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास मेन डायगोनल होगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोथ इन मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, हमारे स्केल के मुताबिक अगर ये 8 न्यूटन है तो फिर हमारे पास इसको मुहैया करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 1.5 आ गई, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर वाली अगर 1 न्यूटन के बराबर है तो 1.5 सेंटीमीटर वाली हमारे पास 1.5 न्यूटन के बराबर होगी। यानी कि हम इसको मुहैया करके इसका मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्शन का क्या मतलब है, हमारे पास ये जो थीटा होगा यही इस रिजल्टेंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ये हमारे पास पैरेललोग्राम ला से अब जब भी हम थीटा निकालते हैं ये हमें किसी न किसी फोर्स के साथ मिलेगा। कि हमारे पास जब भी हम पैरेललोग्राम ला हमारे पास बेसिकली ग्राफिकल मेथड है, लेकिन इसको जब हम एनालिटिकली यूज करते हैं हमारे पास जब भी एंगल आता है वो हमारे पास किसी न किसी फोर्स के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल या इसके साथ आएगा या इसके साथ आएगा। एंगल हमारे पास कभी भी एक्सिस के साथ नहीं मिलता, और हमें किसके साथ एंगल चाहिए होते हैं, एक्सिस के साथ चाहिए होते हैं। तो हम एक्सिस के साथ एंगल को किस तरह फाइंड करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास इसका जो एंगल होगा वो हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मेन डायगोनल होगा वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नॉन पैरेलल फोर्सेस हो। नॉन पैरेलल का क्या मतलब है कि फोर्सेस पैरेलल ना हो। जब भी हमारे पास दो फोर्सेस पैरेलल नहीं होगी तो लाजमी सी बात है वो किसी न किसी पॉइंट पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये पैरेलल नहीं है तो हमारे पास इस पॉइंट पे ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर पॉइंट हो जाएगा। हम अगर एंगुलर पॉइंट से इसको थोड़ा सा स्केल अप करके ड्रा करें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये दो फोर्सेज है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये F2 है तो हमारे पास ये भी F2 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम की साइड हमारे पास इसको किस में रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड में। अगर इसका मैग्नीट्यूड F2 के बराबर है तो इस साइड का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा, F2 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास लेंथ में पैरेललोग्राम की साइड आपस में इक्वल होती है और पैरेलल होती है। हमारे पास अगर ये F1 है तो फिर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। अब अगर आप इसकी लोअर ट्रायंगल को देखें, या लोअर को देखें या अपर को देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं लोअर को देखता हूँ, ये हमारे पास ये रिजल्टेंट है, ये F1 है और ये F2 है। हमने क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो इससे हम रिजल्टेंट को फाइंड कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो फिर हम इस पर क्या करेंगे, अगर ये वाला एंगल हमें पता हो तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर कोसाइन लॉ लगा देंगे। दो साइड F1 एंड F2 और उनके सेंटर वाला एंगल हमें पता है तो फिर हम इस पर क्या कर सकते हैं, कोसाइन लॉ लगा सकते हैं। तो हम दोनों तरीकों से इसको करते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इन दोनों के दरमियान का एंगल हमें पता है थीटा है। अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास उस हिसाब से ये दो साइड आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और लाइन का टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है 180, तो ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बाकी रफ कर देते, हमारे पास ये वाला एंगल थीटा था तो इस लाइन का ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अगर हम 180 माइनस थीटा को यूज करते हैं तो हम इस पर कोसाइन लॉ लगा सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल साइड 1 है, ये साइड 2 है, और हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है और उन दोनों के बीच वाला एंगल हमें पता है। तो कोसाइन लॉ में क्या कहते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये हमारे पास क्या है, कोसाइन लॉ। अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा को एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आता है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 कॉस ऑफ थीटा। अगर ये माइनस हो तो फिर प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ 180 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ 180 जीरो होता है तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। कॉस 180 हमारे पास किसके बराबर होते हैं, -1 के बराबर होते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू -1 अंडर द स्क्वायर रूट। तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा
f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास कभी कभी हम पैरेललोग्राम ला के रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा। कभी कभी ये इस तरह लिखा होता है कि f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा। ये कब माइनस होता है कब प्लस होता है ये हमारे पास इस बात पे डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने ये वाला एंगल लिया था 180 माइनस थीटा, अगर इसकी कोई वैल्यू अज्यूम कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर थीटा 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, अगर थीटा 80 है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब हम ये वाला एंगल लेते हैं कौन सा हेड टू टेल, जब हम हेड टू टेल एंगल लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा आता है। लेकिन जब हम टेल टू टेल या हेड टू हेड एंगल लेते हैं, टेल टू टेल या हेड टू हेड एंगल लेते हैं, थीटा हमारे पास असल में क्या है, ये थीटा तो ये है ना, हेड टू हेड वाला एंगल है। जब हम हेड टू हेड एंगल लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा आता है। ये हमारे पास क्या है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ये हमने बाय यूजिंग कोसाइन लॉ इसको क्या किया है फाइंड किया। अब इसी को हम बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल से भी हमारे पास सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये हमारे पास क्या है रिजल्टेंट है, ये हमारे पास क्या है f2 है और ये वाला एंगल हमारे पास क्या है थीटा है, ये f2 होगी तो उस हिसाब से ये अगर थीटा है तो ये हमारे पास क्या है f1 है। अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दें, इस छोटी सी ट्रायंगल को देखो, ये हमारे पास f2 है और ये क्या है थीटा है, तो हमारे पास इसकी बेस क्या हो जाएगी f2 cos ऑफ थीटा हमारे पास बाय यूजिंग cos थीटा, एंड इसकी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा f2 sin ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी f2 sin ऑफ थीटा और ये वाली साइड आ जाएगी f2 cos ऑफ थीटा। अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज का स्केल इक्वल टू बेस का स्केल। अगर बेस हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, ये पूरी साइड इसकी क्या है बेस है। जब हमने रिजल्टेंट को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया तो उसके कंपोनेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन से। तो हमारे पास बेस क्या है f1 प्लस f2 cos ऑफ थीटा, f1 प्लस f2 cos ऑफ थीटा होल स्केल परपेंडिकुलर का स्केल प्लस बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है f2 sin ऑफ थीटा होल स्केल। अगर हम इनके स्केल को ओपन करें तो f1 का स्केल प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा प्लस f2 cos स्केल थीटा और प्लस f2 स्केल sin स्केल ऑफ थीटा। इन दोनों में अगर आप देखें तो f2 स्केल क्या है कॉमन है। अगर हम f2 स्केल कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है cos स्केल प्लस sin स्केल, और cos स्केल प्लस sin स्केल हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। इसमें भी f2 स्केल कॉमन है, f2 स्केल कॉमन है। अगर हम f2 स्केल कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा cos स्केल थीटा sin स्केल थीटा, cos स्केल थीटा प्लस sin स्केल थीटा इक्वल टू 1। तो इससे भी हमारे पास ओवरऑल फार्मूला क्या बन जाएगा f1 का स्केल और इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस f2 का स्केल और प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो अंडर द स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है आर का मैग्नीट्यूड है। दोनों तरीके से हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के देख लिया और कोसाइन लॉ भी बना के कोसाइन लॉ के थ्रू इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर दिया। अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हों डायरेक्ट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस दिए हो तो हमें पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इनके सेंटर वाला एंगल फाइंड करेंगे और प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर हमारे पास ये वाला फार्मूला नहीं है, फॉर एग्जांपल हमें इस तरह दिया हुआ है कि ये दो वेक्टर हैं इनको ऐड कर दो और ये वाला एंगल दिया हुआ फॉर एग्जांपल ये थीटा है, तो हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा माइनस लगेगा। जब भी हम एंगल टेल टू टेल लेंगे हमारे पास प्लस लगेगा, जब अगर हम हेड टू टेल लेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। ये हमारे पास क्या थी मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास फोर्स को डिफाइन करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो हमारे पास कंकरेंट फोर्स सिस्टम के केस में हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन तो हमें कंफर्म है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से पास होगी, लेकिन अगर हम डायरेक्शन को बताना जरूरी है। तो पैरेललोग्राम के केस में जैसे कि मैंने पहले भी बताया हमें जो भी थीटा मिलेगा डायरेक्शन मिलेगी वो हमारे पास हमेशा किसके साथ मिलेगी f1 या f2 के साथ मिलेगी। लेकिन एंगल हमें किसके साथ चाहिए होते हैं हमेशा एक्सिस के साथ चाहिए होते हैं। हमें एंगल मिलेगा f1 या f2 के साथ। ये फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल देख लें, f1 r f2 sin ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा, बेस हमारे पास cos के साथ आ जाएगी और f2 sin ऑफ थीटा ये हमारे पास f2 है और ये f1 है। अगर इसमें
ये रिजल्टेंट का एंगल होगा किसके साथ, F1 के साथ। फॉर एग्जांपल मैं इसे अल्फा कह देता हूँ, हमने क्या करना है, अल्फा फाइंड कर दें रिजल्टेंट का एंगल F1 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर टेन थीटा ले लें, परपेंडिकुलर भी हमें पता है, बेस भी पता है, तो टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर इस ट्रायंगल में देखें, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, F2 साइन ऑफ थीटा, और बेस हमारे पास क्या है, ये इधर से इधर तक सारी बेस है, F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या है, टेन ऑफ, अगर इधर से अल्फा फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ F2 साइन ऑफ थीटा F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास एंगल मिलेगा किसके साथ, F1 के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इस फोर्स को F2 कह दिया, और ये हमारे पास क्या आ गई, F1 आ गई, मैंने नाम चेंज कर दिए, ये F1 है, ये F1 है। अब हमें जो एंगल मिलेगा इस केस में, अब वो किसके साथ मिलेगा, F2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 साइन ऑफ थीटा। अब हमें एंगल मिलेगा, जो भी एंगल मिलेगा वो किसके साथ मिल रहा है, F2 के साथ मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे F1 इस केस में हमें एंगल किसके साथ मिल रहा है, F1 के साथ मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हमें F2 के साथ एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, ये अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, हमें जब हम ऊपर F2 को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं हमें एंगल मिलता है F1 के साथ। अगर हम F1 को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, यानी कि F1 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय F2 प्लस F1 कॉस ऑफ थीटा, इससे हमें जो मिलेगा एंगल किसके साथ मिलेगा, इस अल्फा से जो हमें एंगल मिलेगा वो F2 के साथ मिलेगा, और इससे जो हमें एंगल मिल रहा है वो किसके साथ मिल रहा है, F1 के साथ मिल रहा है। F1 वाला तो हमने वेरीफाई भी कर दिया, अब इसको बस सिंपल याद रख लें कि हमारे पास इससे टेन इनवर्स ऑफ F2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा, इसमें हमने जिस फोर्स को 1 कहा हुआ होगा उस फोर्स के साथ हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। ये हमारे पास था एंगल के बारे में। अब देखिए हमारे पास एंगल हमें किसके साथ मिल रहा है, F1 और F2 के साथ, लेकिन एंगल हमें हमेशा किसके साथ चाहिए होता है, एक्सिस के साथ चाहिए होता है। तो वो हमें किस तरह फाइंड करेंगे, आप पैरेललोग्राम के थ्रू रिजल्टेंट बना सकते हैं, रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं डायग्राम बनाए बगैर, लेकिन आप एक्सिस के साथ एंगल डायग्राम बनाए बगैर फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक केस है आपके पास, ये इस तरह बन रहा है, इन दोनों के दरमियान थीटा दिए हुए हैं, और ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट बनेगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसका रिजल्टेंट बन रहा है। हमारे पास इस फोर्स का एंगल भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अल्फा है। हम जो फाइंड करेंगे हमें कौन सा एंगल मिलेगा, रिजल्टेंट का मिलेगा और फोर्स का मिलेगा, यानी कि हमारे पास ये वाला एंगल मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसको बीटा कहते हैं। हम जो एंगल मिलेगा या तो हमें बीटा मिलेगा या फिर ये वाला एंगल मिलेगा F2 के साथ, या तो हमें इसके साथ एंगल मिलेगा या इसके साथ। लेट्स सपोज हमने एंगल फाइंड कर दिया किसके साथ, F1 के साथ हमें एंगल मिल गया। F1 के साथ एंगल कितने, बीटा, और हमें एंगल चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल एंगल है, इसको गामा कह देते थे, गामा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। इस केस में हमारे पास अल्फा क्या हुआ, उसके साथ ऐड हुआ। जब हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही थी और हमारे पास फोर्स 1 का एक्सिस के साथ एंगल था अल्फा 1, तो हमने जो एंगल फाइंड किया वो हमें हमेशा मिलेगा रिजल्टेंट का F1 का। तो हमने ओवरऑल जो एंगल फाइंड करने हैं रिजल्टेंट का एक्सिस के साथ, तो उस केस में हमने बीटा और अल्फा को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन यही अगर सेम डायग्राम हमारे पास इस तरह बनी हुई हो, अब हमारे पास हमें जो एंगल मिलेगा वो कौन सा होगा, लेट्स सपोज हमें ये वाला एंगल मिलेगा रिजल्टेंट का और F1 का। फॉर एग्जांपल ये क्या है, बीटा है, और रिजल्टेंट जो हमारे पास फोर्स 1 है जो एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो क्या है, अल्फा। बीटा हमारे पास रिजल्टेंट का और F1 का होगा, और हमें चाहिए रिजल्टेंट का और रिजल्टेंट का एक्सिस के साथ एंगल चाहिए। तो अगर आप देखें तो हमारे पास हमने क्या निकालना है, फॉर एग्जांपल गामा निकालना है, तो गामा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अब हमारे पास टोटल एंगल जो था कि हमारे पास रिजल्टेंट एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है और फोर्स 1 नीचे लाई कर रही है, तो हमारे पास टोटल एंगल उसका कितने, बीटा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो हम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे एंगल ऑफ रिजल्टेंट, तो अल्फा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एक्सिस के साथ फोर्स 1 का एंगल। तो अगर हम बीटा में से अल्फा निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का एंगल आ जाएगा किसके साथ, फोर्स के साथ। इन दो सिंपल केसेस में आपने देखा गामा फाइंड करने के लिए एक केस में अल्फा को ऐड किए, दूसरे केस में आपने अल्फा को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हमारे पास किसी केस में ऐड करना होगा, किसी में सब्ट्रैक्ट करना होगा, किसी के साथ फोर्स 2 के साथ हमारे पास एंगल को डील करना होगा। ये सब हमें किससे मिलेगा, डायग्राम से पता लगेगा। और हम
एंगल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कोसाइन लॉ भी। आप ये डायरेक्ट tan इनवर्स के फॉर्मूले के बगैर आप क्या कर सकते हैं, कोसाइन लॉ के थ्रू भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप ये डायग्राम बना देंगे, रिजल्टेंट आपने फाइंड कर दिया। ये आपके पास क्या है, F1 है, ये F2 है। तो रिजल्टेंट को आपने डॉटेड शो करना होगा। तो आपने F1 और F2 फाइंड कर दिया, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये थीटा भी मौजूद है, तो आप कोई भी थीटा क्या है बाय यूजिंग साइन लॉ फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट और उसका अपोजिट एंगल क्या है, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, अल्फा, तो F2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये गामा है, हमें गामा चाहिए, इक्वल टू गामा डिवाइडेड F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा। साइन लॉ हमारे पास क्या होता है, साइड डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट एंगल की रेशो। हमारे पास r डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, r हमने फाइंड किया होगा, साइन ऑफ थीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगा। F2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, अगर अल्फा चाहिए तो F2 यूज होगा, और अगर हमें गामा चाहिए तो हमारे पास क्या यूज होगा, F1 यूज होगा। अब इस पे प्रॉब्लम किस तरह के आते हैं, इसमें हमारे पास एक तो सिंपल प्रॉब्लम होते हैं कि हमें वेक्टर 1 भी दिए होते हैं और वेक्टर 2 भी दिए होते हैं, हमने रिजल्टेंट को फाइंड करना होता है और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। एक हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है कि हमें कहते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट दिया होता है, उसकी डायरेक्शन दी होती है, हमें कहते हैं फोर्स फाइंड कर दो या उसका एंगल फाइंड कर दो। तो इस केस में हम दोनों एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहले हम सिंपल एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास रिजल्टेंट और थीटा को फाइंड करना होगा, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हमें एक रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन दी हुई होगी कि इस एक्सिस में रिजल्टेंट लग रहा है। फॉर एग्जांपल फोर्स को कितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स हो, इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट लग रहा है वो 100 न्यूटन का हो जाए या उसकी डायरेक्शन ये हो जाए, उस केस में हमें दूसरी फोर्स या उसका एंगल फाइंड करना होगा। उस पर बेस हम क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास ये सिंपल एग्जांपल है कि हमारे पास V1 V2 का जो वो है हमारे पास कितने 10 यूनिट से, हमारे पास V1 दिया हुआ है 12 यूनिट, उसकी डायरेक्शन दी हुई है एंगल, और V2 दिया हुआ उसके साथ एक ट्रायंगल दी हुई है, उसका थीटा नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हमारे पास इस ट्रायंगल का क्या मतलब और इससे एंगल किस तरह निकालते हैं। तो ये हमारे पास जब भी दी होती है इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास प्रोपोर्शनल ट्रायंगल है। तो फॉर एग्जांपल इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास इसके हाइपोटेन्यूज की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो इस केस में अगर हम हाइपोटेन्यूज का और एक्सिस का एंगल निकाल लें तो वो हमारे पास इस फोर्स का क्या होगा, एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर फॉर एग्जांपल इसको एक्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। तो हमने क्या करना है, थीटा निकालना है कि हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है 4 है। हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग tan थीटा हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। अगर हम इसको निकाल लें तो ये हमारे पास 39 डिग्री आना चाहिए, 3/4, तो ये हमारे पास 36.86 आता है, यानी कि 36.86 डिग्री। 3/4 ट्रायंगल का एंगल आपको याद रखने की जरूरत पड़ सकती है 36.86। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कि 3, 4, 5 वाली ट्रायंगल की होती है और ये एंगल हमें निकालना पड़ता है 36.86 डिग्री। अगर इसको राउंड ऑफ करके 36.9 डिग्री भी ले सकते हैं अगर हम 2 डिजिट में एंगल को लेकर जा रहे हैं। तो अब हमारे पास इस ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं, ये ट्रायंगल हमारे पास दी हुई थी सिर्फ किसके, थीटा निकालने के लिए, जो कि हमने निकाल लिया 36.86 डिग्री। हमारे पास फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें इनके बीच वाला एंगल चाहिए। हमारे पास टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये क्या है, थीटा है, तो हमारे पास 180 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री प्लस थीटा और प्लस 36.86। अगर थीटा इधर से निकाल दें तो 180 माइनस 60 माइनस 36.86, 180 माइनस 60 माइनस 36 ये हमारे पास 83.14 डिग्री। हमें इसके दरम्यान वाला एंगल मिल गया कितना, 83.14 डिग्री। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है V1 प्लस V2 फाइंड करना है। इसका क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। लेट्स सपोज हम उसको क्या कहते हैं, V कहते हैं। एक V1 प्लस V2, जब भी हमें ये फाइंड करना है इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी कि V1 प्लस V2 और V का एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। और इसके अलावा क्या फाइंड करते हैं, V1 माइनस V2, फॉर एग्जांपल उसको भी प्राइम कह देते हैं। ये दो चीजें हमने क्या करनी, फाइंड करनी। V के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, उनके सेंटर का एंगल होना चाहिए था। अभी तक हमने क्या निकाला है, सिर्फ उसके बीच वाला एंगल निकाला है, तो हमारे पास 83.14 डिग्री। अब हमारे पास दो कंकरेंट फोर्सेस हैं और उनका क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। उनके सेंटर के एंगल कितने हैं, 83.14 डिग्री। अगर हम इसको कोसाइन लॉ के बगैर डायरेक्ट फार्मूले से करें तो हमारे पास रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू
V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 into cos of थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, टेल टू टेल एंगल या हेड टू हेड एंगल। ये हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो हमारे पास अगर इधर इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास V1 कितना है, 12 यूनिट है, V1 हमारे पास 10 यूनिट है एंड V2 हमारे पास कितना है, 12 यूनिट है। 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 12 इंटू काज ऑफ 83.14। इसको अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लें तो 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 83.14। तो ये हमारे पास डायरेक्ट 16.51 आता है। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आता है, 16.51 यूनिट। यूनिट का क्या मतलब कि हमारे पास ये यूनिट है, अगर इसको आप इंचेस में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, न्यूटन में भी ले सकते हैं। हमारे पास क्या था, इसका मैग्नीट्यूड था, हमने मैग्नीट्यूड निकाले। अब हमारे पास किसकी जरूरत होगी, डायरेक्शन की जरूरत होगी। लेकिन डायरेक्शन के लिए हमें इसका जरूरी होगा क्या करना, पैरेललोग्राम बनाना। इससे हमें मिनिमम आइडिया हो जाएगा कि हमारे रिजल्टेंट किस हिसाब से लाइक कर रहा है, या कौन से क्वाड्रेंट में हमें उसको एंगल सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है या ऐड करने की जरूरत है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला मैं कहता हूँ एंगल क्या है, बीटा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, बीटा फाइंड कर रहा हूँ। तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है। फॉर एग्जांपल V2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 कॉस ऑफ थीटा। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अगर इन सब की हम वैल्यू पुट कर दे तो V2 हमारे पास कितने 12 इंटू साइन ऑफ 83.14 और 10 प्लस 12 इंटू साइन ऑफ 83.14। इसको अगर हम इधर से निकाल दें, 10 इनवर्स ऑफ 12 साइन ऑफ 83.14 और 10 प्लस 12, ये हमारे पास काज होगा, काज ऑफ 83.14। तो ये था हमारे पास 46.18 डिग्री, बीटा इक्वल टू 46.18 डिग्री। अब हमें एंगल बीटा नहीं चाहिए था, हमें रिजल्टेंट का एंगल चाहिए था किसके साथ, एक्सेस के साथ, कि हमारे पास इस एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम की भी गौर से देखें तो हमारे पास अगर हमें ये वाला एंगल फॉर एग्जांपल गामा है तो हमें गामा चाहिए, तो हमारे पास 36.86 और हमारे पास क्या करना होगा, ये बीटा को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तब हमें ये टोटल एंगल मिलेगा। हमें इधर से इधर तक 36 है और इधर से इधर तक बीटा है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें रिजल्टेंट का एंगल किससे मिल जाएगा, एक्सेस से मिल जाएगा। यानी कि गामा इज इक्वल टू 46.18 प्लस 36.86। तो गामा हमारे पास हो जाएगा प्लस 36.86 83.02 डिग्री। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है किसके साथ, एक्सेस के साथ, वो हमारे पास क्या 83.02 डिग्री है। ये हमने किया था बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं बाय यूजिंग साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। कि हमारे पास अगर फार्मूला भूल जाए या डायरेक्ट हम साइन लॉ और कोसाइन लॉ के थ्रू उसका एंगल निकालते हैं और रिजल्टेंट निकालते हैं, वो कितना बनता है वो हम देखते हैं। ये एंगल हमारे पास कितना था, ये V1 था और ये एंगल कितना है 36.86 36.87 डिग्री 36.87 डिग्री और इनके दरमियान का एंगल हमारे पास आ जाएगा 6.87 प्लस 60 83.13 उसमें 14 लिखा था और उसमें 13 डिग्री एक ही बात है। अब हमारे पास हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज रिजल्टेंट है,
ये हमें सॉलिड लाइन से शो करना होगा, रिजल्टेंट को डॉटेड लाइन से शो करना होगा। इसकी हम अलग से क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं कि हमारे पास ये रिजल्टेंट है, ये मैंने अगर सॉलिड से शो किया तो अब हमारे पास ये कंपोनेंट जो है ये किससे शो करनी होगी, डॉटेड से शो करनी होगी। ये हमारे पास V1 है, कितना है 10 यूनिट्स, और ये हमारे पास क्या है V2 है, और ये कितना है 12 यूनिट। अब हमारे पास यहाँ पे एंगल जो यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, हेड टू टेल, यानी कि हमारे पास ये वाला एंगल अगर 83 डिग्री है तो ये देखिए हमारे पास ये वाला एंगल 83 है, तो ये साइड इस ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा 83.13 डिग्री। हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला, तो हमें क्या करना होगा 180 से ये क्या करना होगा माइनस करना होगा। ये सीन है, अगर ये वाला एंगल 83.13 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 माइनस 83.13 डिग्री। नाइन्टी सिक्स पॉइंट एट सेवन डिग्री। अब हमारे पास दो साइडें हैं V1 इक्वल टू 12 यूनिट एंड V2 इक्वल टू 12 यूनिट, दो साइडें और इनके दरमियान वाला एंगल हमारे पास क्या है मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इस पर क्या कोसाइन लॉ लगा के थर्ड साइड फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या V है, तो V इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे हमने थीटा कौन सा यूज करते हैं, दो साइडेड के दरमियान वाला, तो इसको अगर कैलकुलेट करें अंडर द स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ, हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा 96.87, तो ये हमारे पास बनता है 16.51 डिग्री। अगर आप की ज्योमेट्री अच्छी है, मैथ अच्छी है, तो आपको फार्मूले याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हमने डायरेक्ट पहले उससे फार्मूला लगा के निकाला था, अब हमने क्या किया कोसाइन लगा के निकाले, तो हमारे पास कितना है 16.51 डिग्री। अब हमारे पास ये वाली साइड में पता होगी कितनी है 16.51 डिग्री। अब हमारे पास ये हमारी क्या है एक्सिस है, हमारे पास ये वाला एंगल हमें ऑलरेडी पता है कितना है 36.87 डिग्री। अब हम कोसाइन लॉ के थ्रू अगर ये वाला एंगल, इसको मैं बीटा कह देता हूँ, निकालें, तो बीटा के लिए हमारी कौन सी साइड यूज करनी होगी, बीटा के लिए 12 यूनिट, यानी कि साइन ऑफ बीटा ओवर 12 इक्वल टू, फिर आप इन दोनों में से कोई भी साइड यूज कर सकते थे अगर आपके पास ये वाला एंगल होता। अब हमें ये वाला एंगल पता है और इसके हिसाब से फिर ये वाली साइड यूज करनी होगी। अगर ये वाला एंगल पता होता तो फिर हम ये वाली साइड भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमें ये वाला एंगल पता है तो फिर हमें लाजमी रिजल्टेंट यूज करना होगा, यानी कि साइन ऑफ 96.87 ओवर रिजल्टेंट कितना है 16.51 डिग्री। साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 12 बाई 16.51 इंटू साइन ऑफ 96.87, यानी कि बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12 ओवर 16.51 इंटू साइन ऑफ 96.87। तो इधर से अगर बीटा की वैल्यू निकाल दें तो साइन इनवर्स ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 96.87 डिवाइडेड बाई 16.51, तो ये हमारे पास आता है 46.12 डिग्री, 46.12 डिग्री। लेकिन हमें बीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एंगल विद एक्सिस, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल हो गया गामा है तो हमें क्या करना होगा बीटा प्लस 36.87, क्योंकि हमें जो एंगल मिला है वो फोर्स 1 के साथ मिला है, वो फोर्स 1 साइड के साथ एक्सिस के साथ ऑलरेडी हमारे पास 36.87 चाहिए एंगल बना रही है। तो अगर हमें रिजल्टेंट का एंगल एक्सिस के साथ चाहिए तो हमें उसमें क्या करना होगा बीटा ऐड करना होगा, यानी कि 46.18 ये हमारे पास 19 डिग्री है, 46.19 प्लस 36.87 डिग्री, तो हमारे पास इधर से जो आंसर आता है प्लस 36.87, तो ये 83.06 आ रहा है, 83.06 डिग्री।
हमारे पास दोनों केस में एंगल क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। बाकी जो थोड़ी बहुत हमने वो एंगल पहले 83 पॉइंट उसमें 1/4 लिया था, इसमें 1/3 लिया था, कैलकुलेशन की थोड़ी सी मिस्टेक थी। एंगल हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है 83.06 डिग्री। हमारे पास ये हमने क्या किया था, V1 प्लस V2 किया था। अब हमने क्या करना है, V1 माइनस V2 निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी के उस फॉर्मूले में हमने जहाँ जहाँ पे V2 की जगह क्या पुट किया है, 12 यूनिट पुट किया है, उसी जगह पे हम V2 की जगह क्या पुट कर देंगे, -12 पुट कर देंगे। स्क्वायर वाली जगह पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जब हम -12 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन इसकी पैरेललोग्राम भी हमारे पास अलग से पैरेललोग्राम बनेगी, उसको भी बना के भी देख लेते हो, फिर उसको भी साइन ला और कोसाइन ला के थ्रू क्या करते हैं, हल करते हैं। अब हमने फाइंड करना है V1 माइनस V2। अब हमारे पास सबसे पहले -V2 से क्या मुराद है। तो हमारे पास जब भी हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। एक हमारे पास वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती है, और एक हमारे पास होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हम वेक्टर को किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उससे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। और हमारे पास अगर उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। मतलब यार बिल्कुल 180 पे हमारे पास पहले वेक्टर इधर जा रहा था, अब हमारे पास वेक्टर इधर जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास डायरेक्शन पे सिर्फ इतना फर्क पड़ सकता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज होता है जब हमारे पास 1 के अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास v था, अगर मैं उसको 2v से मल्टीप्लाई करता तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड हो जाता 24 यूनिट्स। अगर 3v के साथ मल्टीप्लाई करता तो 36 यूनिट। अगर -3 के साथ मल्टीप्लाई करता तो हमारे पास बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारे पास क्या हो जाता है, -36 यूनिट। अब इसने मल्टीप्लाई किया हुआ -v2 के साथ, यानी कि -1 के साथ। -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से इससे मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क नहीं होगा, लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है, 12 यूनिट का वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो पैरेललोग्राम लगाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो वेक्टर और उनके सेंटर वाला एंगल। अगर ये हमारे पास 60 है, अगर ये एंगल 60 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये अब वाला हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस 36.87, यानी कि 96.87 इसका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। हम 10 टू 10 एंगल यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 टू 10 एंगल में हमारे पास ये +2f1 +2f1 इंटू f2 cos ऑफ थीटा। अगर हम हेड टू टेल एंगल यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। तो V1 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 12 इंटू cos ऑफ 96.87 अंडर द स्क्वायर रूट। अगर हम इसको फाइंड कर दें तो ये हमारे पास बनता है 14.67। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 14.7 यूनिट। अब हमारे पास दो चीज़ें निकालनी थी, एक रिजल्टेंट और दूसरा हमारे पास जब भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अगर हम डायरेक्ट पैरेललोग्राम ला से जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है कि tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू f2 sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 cos ऑफ थीटा, उससे जब हम फाइंड करेंगे तो हमें एंगल किसी एक साइड के साथ मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे किसके साथ मिले, v1 के साथ मिले, तो हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा, v2 sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 cos ऑफ थीटा। अगर आप इसमें से वैल्यू पुट करेंगे और अगर हम इसी को साइन ला के थ्रू हल करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसको आपको ट्राई करना है, मैं किससे करता हूँ, साइन ला से करता हूँ। तो साइन ला के थ्रू अगर हम ये ट्रायंगल बनाए तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी। ये मैं अपर ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाली हमारे पास ये कितना है, आर है, ये एंगल हमारे पास बीटा है जो हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास ये वाली साइड है 10 यूनिट्स, v1 इक्वल टू 10 यूनिट्स, और ये हमारे पास कितनी है, v2 विच इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। हमारे पास अब हमें एक और एंगल चाहिए क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 14.7। तीनों साइड है, अगर हमें एक एंगल मिल जाए तो हम ट्रायंगल का कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। तो वो एंगल हमें कहाँ से मिलेगा, अगर ये वाला एंगल हमारे पास 96.87 है तो ये वाला एंगल हमारे पास भी कितना हो जाएगा, 96.87 हो जाएगा। ये दोनों लाइनें आपस में
पैरेलल है तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये 96.87 है तो ये हमारे पास लाइन पे लाइन कर रहा है, कितना हो जाएगा 180 माइनस 96.87, क्योंकि लाइन के एंगल का सम हमारे पास कितना हो जाएगा 180, तो ये हमारे पास बनता है 83.13। अगर ये 83.13 है तो हमारे पास ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 83.13, क्योंकि हमारे पास सामने सामने वाले एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये वाला हमारे पास हो जाएगा 96.87, तो हमारे पास ये वाला एंगल हमें मिल गया कितना 83.13। अब हमें क्या करना है, हमारे पास रिजल्टेंट पता है और उसके सामने वाला एंगल पता है। 14.7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 83.13 इज इक्वल टू, हमारे पास जो एंगल निकालना है कौन सा बीटा, तो 12 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा। तो इधर से अगर हम बीटा निकाल दें तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 14.7 इंटू साइन ऑफ 83.13, साइन इनवर्स ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 83.13 डिवाइडेड बाय 14.7, तो हमारे पास बनता है 54.14 डिग्री। लेकिन ये हमें एंगल मिला है किसका, रिजल्टेंट का और V1 का, लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए, रिजल्टेंट का चाहिए, किसके साथ, एक्सिस के साथ। ये हमें जो मिला है रिजल्टेंट का और V1 का मिला है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है, तो हमारे पास अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये टोटल हमें पता है और इधर से इधर तक भी पता है, तो अगर हम टोटल एंगल में से फोर्स 1 का एंगल निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट का एंगल मिल जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास एक्सिस वाला एंगल हम क्या कहते हैं, वो क्या है, गामा है, ये वाला। तो हमारे पास गामा इक्वल टू 54.14 माइनस 36.87, तो इधर से हमें जो एंगल मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा 54.14 माइनस 36.87, तो ये हमारे पास 17.3 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट एंगल बना रहा है। ये माइनस में आना चाहिए क्योंकि हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। अगर आप इसको बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से माइनस करेंगे, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, तो ये हमारे पास 360 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 342.73। ये इस जगह में कर रहा है रिजल्टेंट हमारे पास। ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 17.3 डिग्री, और अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास बन रहा है 342.73 डिग्री। अब ये हमारे पास थे डायरेक्ट एग्जांपल कि हमें V1 दिया होता था, V2 दिया होता था, उसके सेंटर का एंगल क्या होता था। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें हमें रिजल्टेंट दिया होता है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन दी होती है, हमसे फोर्स का कंपोनेंट या फोर्स का एंगल पूछ रहे थे, तो हम उस बेस पे दो एग्जांपल्स करते हैं और देन इस लेक्चर को पैरेललोग्राम ला टॉपिक को क्लोज करते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम 3.1, स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होगी। स्टेटमेंट से जो हमारे पास पार्ट 1 है उसमें हमें बताया हुआ है दो बोट हैं, एक रस्सी को इस तरफ, एक इस तरफ खींच रही है थ्रू रॉप और एक इस तरफ खींच रही है, इधर हमारे पास क्या है, बोट अटैच है। तो हमारे पास इनके खींचने की वजह से रॉप में क्या होगी, टेंशन होगी, रॉप 1 में भी और रॉप 2 में भी। हमें उसने बताया हुआ है कि पार्ट 1 में एंगल कितना है 30 डिग्री और अल्फा कितना है 45 डिग्री है। उसने कहा है कि जब हमारे पास रिजल्टेंट है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ बार्स, हमारे पास बार यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो हमारे पास इस एक्सिस के दौरान, इस एक्सिस पर हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है। तो इस एक्सिस पर रिजल्टेंट है तो हमारे पास दो तरह से हो सकता है, या तो हमारे पास इस तरह से होगा या तो हमारे पास इस तरह से होगा। अब जाहिर सी बात है वो फोर्सेस दोनों उस तरफ खींच रही है तो उनका एक्सटर्नल इफेक्ट भी हमारे पास क्या होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए, यानी कि रिजल्टेंट हमारे पास इस तरह होगा। ये हो नहीं सकता कि ये फोर्सेस उस तरफ लग रही हैं और इसका एक्सटर्नल इफेक्ट रिजल्टेंट का और फोर्सेस का सेम होता है, तो हमारे पास रिजल्टेंट इस तरफ लगे। उसने कहा क्वेश्चन को बाय यूजिंग पैरेललोग्राम ला हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, किसके लिए, टी ए एंड टी बी के लिए। टी ए निकालना है हमने टेंशन इन रॉप 1 एंड टी बी निकालना है टेंशन इन रॉप 2। अगर इसको हम पैरेललोग्राम बनाए तो हमें इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी होगी, यानी कि ये एंड देन इसके पैरेलल, और फिर हम एक साइड ले लेते हैं, ये हमारे पास टी बी है, ये हमारे पास क्या है, टी ए है, और ये एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री। अब ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा।
और फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, लोअर ट्रायंगल लेता हूँ। लोअर ट्रायंगल ली तो हमारे पास ये रिजल्टेंट, ये 45 डिग्री, 30 डिग्री, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उसने हमें दिया हुआ है 5000 पाउंड, टी बी एंड टी ए। अगर ये दो एंगल हमारे पास कितने 45 और 30 है, तो हमारे पास तीसरा एंगल हो जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री। अब हमारे पास एक साइड और तीन एंगल दिया, तो हम ट्रायंगल की कोई भी साइड निकाल सकते हैं यूजिंग साइन लॉ। फॉर एग्जांपल एक तो हमारे पास सेम रहेगा कि 5000 और साइन ऑफ 105 साइड उसके अपोजिट ट्रायंगल। और फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले पार्ट में मैं क्या करता हूँ, टी बी फाइंड करता हूँ। तो टी बी और टी बी ये वाली साइड है, तो इसके साथ कौन सा एंगल है, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो इधर से अगर टी बी निकाल लें तो वो हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ 30 और साइन ऑफ 105 इंटू 5000 LB। ये हमारे पास इसलिए होगा, टी बी हो गया, इसको कैलकुलेट करते हैं। और फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना होता है, टी ए निकालना होता है। तो यही साइड हमारे पास इक्वल टू टी ए, और टी ए के लिए हम कौन सा एंगल यूज करेंगे, साइन ऑफ 45। हमारे पास टी बी के लिए हमने इन दोनों को क्या किया था, इक्वेट किया था। और टी ए के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को इक्वेट करना होगा, यानी कि टी ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105 इंटू 5000 LB। इसको कैलकुलेट करते हैं। 5000 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105। अब एक बार इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ 45, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3660.25। और अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ 30 को, तो ये हमारे पास आ जाता है 2588.19 पाउंड। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या था, पार्ट 1 था कि हमारे पास टेंशन इन लॉग 1 एंड टेंशन इन लॉग 2 फाइंड करनी थी। हमें रिजल्टेंट दिया हुआ था कि 5000 LB अलोंग द एक्सिस ऑफ बार। तो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लग सकता था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग सकता था। फोर्सेस इस तरफ लग रही तो उसका रिजल्टेंट भी उस तरफ लग गया। फिर हमारे पास ये एंगल हमारे पास गिवन था 45, तो हमारे पास ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर हमने लोअर ट्रायंगल ले ली 45, 30 और 105 ट्रायंगल के इंटीरियर सम इज इक्वल टू 180। तो इससे हमने ये 105 निकाल दिया। फिर हमने साइन लॉ यूज कर दिया, 5000 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105 इक्वल टू टी बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30, टी बी ओवर साइन ऑफ 30 एंड टी ए ओवर साइन ऑफ 45। फिर इन दो को कैट करके टी बी निकाल दिया, इन दो को कैट करके टी ए निकाल दिया। ये हमारे पास था पार्ट 1। पार्ट 2 उसने कहा है कि हमारे पास टेंशन इन रॉक 1 आपके पास क्या है, सेम है, जितनी है उतनी ही है। आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि जिसके लिए हमारे पास टेंशन इन रोप 2 हमारे पास क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू का रोप की टेंशन के साथ क्या रिलेशन है, सबसे पहले हम ये देखते हैं अल्फा की वैल्यू रोप में टेंशन को किस हिसाब से चेंज करती है। तो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम की साइड होती है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिजल्टेंट क्या है, फिक्स है, और ये हमारे पास क्या है, टी ए मेरे पास क्या है, फिक्स है। अब हमारे पास टी बी किसको रिप्रेजेंट कर, इसकी जो साइड में ड्रा करूंगा ट्रायंगल की, यानी कि पैरेललोग्राम की मैं लोअर ट्रायंगल लेके ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को। मतलब अगर इसकी लेंथ कम होगी तो हमारे पास ये वाली इस टीबी में टेंशन कम होगी, यानी कि टीबी का मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो हमारे पास टीबी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ किस हिसाब से कम होगी, ये हमारे पास एंगल, फॉर एग्जांपल एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। हमारे पास ये लाइन है और ये पॉइंट है। हमने यहाँ तक क्या करना है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। शॉर्ट लफ्जों में हमारे पास अगर ये एंगल हो गया फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 90 से कम है और ये 90 से क्या है, ज्यादा है, और सेंटर वाला एंगल क्या है, 90 है।
ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा, और एक एंगल हमारे पास एग्जैक्ट क्या है 90 है। जब हमारे पास 90 से ज़्यादा था तब भी हमारे पास लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी जैसे ये एंगल 90 की तरफ आता जाएगा। और जैसे ही 90 हो गई ये सबसे कम होगी, फिर उसके बाद सब 90 से बाद जैसे ही एंगल कम होना स्टार्ट होगा ये लेंथ हमारे पास क्यों होनी स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस लाइन से लेके इस पॉइंट तक जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इस लाइन पे, इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट तक। तो मतलब ये वाला एंगल हमारे पास आ गया कि ये वाला एंगल कितना होगा, और टेंशन इन रोक टू मिनिमम, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये वाला हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है, 30 है। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हमारे पास अगर ये 30 है, ये 90 है, ये कितना बच जाएगा, 60 डिग्री बच जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60 डिग्री। ये हमारे पास इसका था पार्ट 2। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1c हमारे पास क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होगी। हमारे पास क्या है, थीटा हमने फाइंड करना है, रिजल्टेंट हमें दिया हुआ है कितने, 2000 न्यूटन। एक फोर्स वर्टिकल लग रही है और 800 न्यूटन का हमने इसके साथ क्या करना है, एंगल फाइंड करना है सच दैट कि हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ जाए, 2000 न्यूटन आ जाए। अभी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें रिजल्टेंट दिया हुआ है, क्या नहीं पता, हमारे पास एंगल एक भी नहीं पता। ट्रायंगल अगर आप बना दें तो आपके पास तीनों साइडें गिवन होगी, लेकिन एक भी एंगल गिवन नहीं होगा। तो एक को हम 180 माइनस थीटा और फिर एक दूसरे को बीटा और 180 माइनस थीटा माइनस बीटा करके फिर हम उसको निकालेंगे, तो हमारे पास बहुत सी ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाएंगी। तो इससे हम क्या करते हैं, कोसाइन लॉ को यूज़ किए बगैर हम क्या करते हैं, कोसाइन और साइन लॉ के यूज़ के बगैर हम क्या करते हैं, इस पर डायरेक्ट पैरेललोग्राम का फार्मूला लगा देते हैं। वो हमारे पास क्या था, आर इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। अगर हम ये प्लस यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये जो एंगल है वो कौन सा है, टेल टू टेल एंगल है, या टेल टू टेल या हेड टू हेड। तो हमारे पास ये एंगल हम फाइंड कर रहे हैं तो हम इसलिए प्लस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इधर वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आर इक्वल टू 800 का स्क्वायर प्लस 1400 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 800 इंटू 1400 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ये थीटा जो है आप डायरेक्ट विद इन वन स्टेप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। ये हम वीडियो डालेंगे कि किस तरह फाइंड करते हैं। डायरेक्ट वन स्टेप में हमारे पास इधर से हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, डायरेक्ट हमें थीटा मिल जाएगा 51.3 डिग्री। अब हमारे पास पार्ट 1 थे, पार्ट बी हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड वर्टिकल। हमने ये थीटा जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन से फाइंड कर दिया। इससे ये किस तरह फाइंड करते हैं, विद इन वन स्टेप, ये हम कैलकुलेटर से अभी आपको करके बताते हैं। अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम कैलकुलेटर के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास ये बटन जो लिखे होते हैं ये तीन तरह से प्रेस होते हैं। एक डायरेक्ट, जैसे कि हमारे पास लॉक प्रेस हो गया, फिर हमारे पास शिफ्ट के थ्रू प्रेस होते हैं और अल्फा के थ्रू। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं ये हमारे पास शिफ्ट के थ्रू प्रेस होते हैं, और जो राइट साइड पे लिखे होते हैं वो हमारे पास अल्फा के थ्रू प्रेस होते हैं। अब हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या थी कि आर इज इक्वल टू, आर का मैग्नीट्यूड क्या था 2000। अब हमने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है, 2000 इज इक्वल टू। तो आप देखेंगे कैलकुलेशन के ऊपर लेफ्ट पे सॉल्व लिखा है, राइट पे क्या लिखा है, इक्वल का निशान। तो हम अल्फा प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद कैलकुलेशन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल का निशान। और फिर हमने अपनी पूरी इक्वेशन लिखनी है। क्या था कि हमारे पास 800 का स्क्वायर प्लस 1400 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 1400 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा था। अब हमारे पास थीटा क्या है, अननोन है। तो अननोन अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज वाली स्मॉल ब्रैकेट है, इसके लेफ्ट पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो हमारे पास अल्फा और एक्स, तो हमारे पास 800 प्लस 1400 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स। ये हमारे पास थोड़ा सा एडवांस होता है, इसने डायरेक्ट आंसर दे दिए। आपके कैलकुलेटर में ये डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो आप अगर शिफ्ट के लेफ्ट पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व लिखा हुआ है। शिफ्ट और कैलकुलेशन को प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 51.3 डिग्री, 32 डिग्री या 3 डिग्री। ये हमारे पास क्या था, थीटा में डायरेक्ट। दूसरा पार्ट ये है कि हमारे पास बीटा फाइंड करने, एंगल बिटवीन आर एंड वर्टिकल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर है तो हमने क्या करना है, ये वाला थीटा फाइंड करना है। तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू फार्मूला था वो क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल हमने बीटा फाइंड करना है तो साइन इनवर्स ऑफ F2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा। लेकिन इससे जो एंगल हमें मिलता था वो किसके साथ मिलता था, फोर्स 1 के साथ मिलता था। तो इसका ये मतलब अगर हमें 1400 के साथ
एंगल चाहिए तो हम 1400 को कहेंगे F1 और 800 को कहेंगे F2। ये यहाँ से सिर्फ समझने वाली बात ये है कि हमें एंगल किसके साथ चाहिए, वर्टिकल के साथ, और ये वाली फोर्स बिल्कुल क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल फोर्स है F1। तो इससे हमें इसलिए F1 कहा है कि हमें एंगल इसके साथ चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इससे हमें एंगल हमेशा F1 के साथ मिलता है। तो अगर हमें F2 के साथ एंगल चाहिए होता है या हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए होता तो फिर हम क्या करते, इसको F1 कहते और फिर इसको F2 कहते। तो ये हमें वर्टिकल के साथ डायरेक्ट एंगल मिल जाएगा क्या, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ F2 साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास F2 क्या है, 800 वाली फोर्स है, 800 इंटू साइन ऑफ थीटा हमने फाइंड कर दिया 51.3 डिग्री और 1400 प्लस 800 इंटू काज ऑफ 51.3 डिग्री। तो इससे अगर आप एंगल कैलकुलेट कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा 18.19 डिग्री। सो ये हमारे पास था पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, कि हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ कब यूज होता है, जब हमारे पास दो कंकरेंट फोर्सेज हो, फिर उसके थ्रू हमारे पास रिजल्टेंट और थीटा किस तरह फाइंड करते हैं, जब हमारे पास एक फोर्स का कंपोनेंट अननोन हो या किसी और एंगल की बात करें तो वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को इंशाल्लाह।